नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं नवंबर 26 अटेम्प्ट के लिए आपकी क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए सीए फाइनल वाले स्टूडेंट्स के लिए। सर, यहाँ पे कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो नवंबर 26 के अंदर पहली बार अटेम्प्ट दे रहे हैं और कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने मई 26 के अंदर अटेम्प्ट दिया होगा, लेकिन उन्हें पता चल चुका होगा कोई या तो उनका एक सब्जेक्ट खराब हो गया है या किसी भी कारण से उनको लगता है कि सर नहीं, नवंबर 26 में हमें वापस से अपीयर होना पड़ेगा। तो सर ऐसे केस में आपको नवंबर 26 के लिए कैसे प्रिपेयर करना है वो मैं आपको आज यहाँ पे बताने वाला हूँ। सर, आपके पास 5.5 मंथ्स का इनफ टाइम है, लेकिन आपको उसे यूटिलाइज करना पड़ेगा एक राइट डायरेक्शन के अंदर। और वो राइट डायरेक्शन क्या है वो आज की स्ट्रेटेजी वीडियो के अंदर हम पूरे डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो ये वीडियो ऑन एंड अराउंड 50 मिनट्स टू 1 आवर का वीडियो रहने वाला है और मुझे चाहिए कि आप पूरा फोकस उस टाइम आप इस वीडियो पे रखो, क्योंकि इसके अंदर मैं आपकी जो प्रिपरेशन है उसके रिलेटेड हर एक बात को शेयर करने वाला हूं, हर एक एस्पेक्ट को मैं डिटेल में शेयर करने वाला हूं। कैसे रिवीजन करना है, कितने टाइम में रिवीजन करना है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, मॉक टेस्ट देने हैं तो कैसे देने हैं, कितने देने हैं, एवरी एस्पेक्ट, छोटी से छोटी बात जो आपके प्रिपरेशन स्ट्रेटजी पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट ला सकती है, उस हर एक बात को मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। तो सर, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप पूरे फोकस तरीके से इस स्ट्रेटजी वीडियो को देखो, ठीक है। ये 1 घंटे का जो स्ट्रेटजी वीडियो, इसके अंदर मैं सिर्फ स्ट्रेटजी बताने वाला हूं, लेकिन आपको ये स्ट्रेटजी इंप्लीमेंट करनी है, ठीक है। और अगर आपने पूरा मेहनत कर लिया बचे हुए टाइम में एंड आपने इस स्ट्रेटजी को भी फॉलो कर लिया, तो सर आपको नवंबर 26 अटेम्प्ट में पास होने से कोई नहीं रोक सकता। सर, इस स्ट्रेटजी वीडियो को स्टार्ट करने से पहले क्या हो रहा है ना कि मई 26 के अंदर एएफएम का पेपर थोड़ा टफ आ गया, ठीक है। थोड़ा नहीं बोल सकते, ज़्यादा टफ आ गया। तो सर बच्चे अब परेशान हैं। जिन्होंने मई 26 अटेम्प्ट दिया था उन्होंने तो बल्कि इस चीज़ को फेस किया है, और जो बाकी बच्चे भी हैं जो पहली बार भी दे रहे हैं नवंबर 26, वो भी कहीं ना कहीं सोशल मीडिया से या अपने दोस्तों से सुन के परेशान हैं कि सर इतना टफ पेपर आया था तो कैसे करेंगे। तो मैं आपको उसके बारे में पहले तो क्लियर कर देता हूँ। देखो, ऐसा नहीं है कि हर बार पेपर उतना ही टफ आएगा और जरूरी भी नहीं है कि हर बार पेपर आसान आए। अब आपको यह नहीं पता कि सर एएफएम टफ आ गया तो क्या बार बार एएफएम टफ आएगा। हो सकता है एफआर टफ आ जाए, हो सकता है ऑडी टफ आ जाए, हो सकता है डीटी आ जाए, हो सकता है आईडीटी टफ आ जाए। तो सर ना तो आप ये जानते हो कि कौन सा पेपर टफ आएगा, ठीक है, और ना ये मैं जानता हूं। तो सर जब हम ये बात को नहीं जानते हैं और ना ही हम इस चीज को जान सकते हैं, तो हम इसके बारे में दिमाग क्यों लगाएं। हमारे हाथ में जो कंट्रोलेबल फैक्टर है वो है हमारा स्टडी, और वो हमें बहुत अच्छे से करना है। वो हमें इस तरीके से करना है कि सर हमें बेस्ट के लिए भी प्रिपेयर रहें और वर्स्ट के लिए भी प्रिपेयर रहें। हमें सब सब्जेक्ट को इक्वल टाइम देना है, सो दैट वी आर प्रिपेयर्ड कि कोई भी सब्जेक्ट अगर टफ आता है तो हम उसे हैंडल कर सकते हैं। अगर कोई भी सब्जेक्ट आसान भी आ जाता है तो भी हम उसे हैंडल कर लेंगे। वी विल नॉट मेक एनी प्रिडिक्शन, और अगर कोई ऐसा प्रिडिक्शन कर रहा है तो सर उसकी बात बिल्कुल मत सुनना, क्योंकि वो भी गैसेस लगा रहा है, ठीक है। ना तो उसको पेपर पता है, ना आपको पता, ना मेरे को पता है। तो ऐसे केस में आप अपनी जो है पूरे तरीके से जो शक्ति लगानी है, पावर लगानी है, वो आपको प्रिपरेशन पे लगानी है। ये फालतू के इधर उधर की बातों में आपको नहीं लगानी है। होपफुली इट इज वेरी मच क्लियर कि ऐसा जरूरी नहीं है कि एएफएम ही वापस टफ आएगा। हो सकता है कोई भी पेपर टफ आ जाए, हो सकता है कोई भी पेपर टफ ना आए। तो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर बेस्ट एंड वर्स्ट, ठीक है सर। इतना ही आपको दिमाग लगाना है, आपको अपने प्रिपरेशन पे दिमाग लगाना है। और मैं इतनी गारंटी दे सकता हूं कि अगर आपने ये स्ट्रेटजी को फॉलो कर लिया तो आपको कोई पेपर भी टफ नहीं लगेगा, कोई पेपर टफ नहीं लगेगा सर। चलिए बात करते हैं क्या स्ट्रेटजी है सर। 5 मंथ्स का आपके पास टाइम है, टू बी प्रिसाइज 5 मंथ 10 डेज का आपके पास टाइम है। तो अब इसमें आपको पूरी मेहनत करनी है, लेकिन राइट डायरेक्शन के अंदर करनी है। तो राइट डायरेक्शन में आप कैसे करोगे, उसी चीज को हम डिस्कस करने आज आए हैं। तो सबसे पहले सर ग्रुप सिलेक्शन, कि कौन सा ग्रुप दें, फर्स्ट ग्रुप दे, सेकंड ग्रुप दे, बोथ ग्रुप दे, क्या करें। सर अभी आपके पास इतना सफिशिएंट टाइम है कि आप बोथ ग्रुप के लिए जा सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है उसके अंदर। सिर्फ उसकी एक ही कंडीशन है कि सर आपको 10 आवर्स एटलीस्ट डेली आपको इफेक्टिव स्टडी करनी पड़ेगी, तो आप बोथ ग्रुप के लिए जा सकते हो। अगर आपकी क्लासेस नहीं भी कंप्लीट है, मान लो 2-3 क्लासेस बची हैं, तो वो भी करके आप बोथ ग्रुप के लिए जा सकते हो। और अगर आपकी क्लासेस कंप्लीट है फिर तो आपको बोथ ग्रुप के लिए ही जाना चाहिए, ठीक है, पहली बात।
सर अगर मैं तो सर डेली 4-5 घंटे ही पढ़ पाता हूं, मैं कहीं जॉब कर रहा हूं या मैं कुछ ऐसे काम में लगा हुआ हूं कि सर मैं 5-6 घंटे से ज्यादा नहीं पढ़ पाता, तो ऐसे केस में सर आपको बोथ ग्रुप के लिए नहीं जाना है, आपको सिंगल ग्रुप के लिए ही जाना है, आपको बोथ के पीछे नहीं पढ़ना है। क्लियर है सर? तो ये चीज आपको बड़े ही ध्यान से समझनी है। ये क्लियर हो गया। अब सर मान लो मेरी क्लासेस पेंडिंग है, तो मैं कब तक कंप्लीट कर सकता हूं? देखो अगर आप बोथ ग्रुप दे रहे हो ना, तो आपको क्लासेस 31 जुलाई तक मैक्सिमम कंप्लीट कर लेनी है, उससे लेट अपने को नहीं करना है। और अगर आप किसी सिंगल ग्रुप के लिए जा रहे हो, अगर आप किसी सिंगल ग्रुप के लिए जा रहे हो, तो सर ऐसे केस में आप चाहो तो 20 अगस्त तक आप सारी क्लासेस वगैरह कंप्लीट कर सकते हो, वो भी आपके पास सफिशिएंट टाइम है, और उसके बाद आप अच्छे से रिवाइज करके और सिंगल ग्रुप दे सकते हो। तो ये आपके डेडलाइंस है सर। अगर आप बोथ ग्रुप देना चाहते हो तो 31 जुलाई तक एनी हाउ आप अपनी क्लासेस कंप्लीट कर लो, और अगर सिंगल ग्रुप देना चाहते हो तो 20 अगस्त तक आप एनी हाउ अपनी क्लासेस को कंप्लीट कर लो। सर इस दौरान भी आपको 10 घंटे की इफेक्टिव स्टडी तो करनी ही पड़ेगी। जब आप क्लासेस भी कर रहे होगे तो भी 10 घंटे की इफेक्टिव स्टडी तो करनी पड़ेगी। 8-9 घंटे क्लासेस देखो, 1-1.5 घंटा आप रिवाइज कर लो, हो जाएगा, लेकिन 10 घंटे आपको इफेक्टिव स्टडी करनी पड़ेगी अगर आप बोथ ग्रुप के लिए जाना चाहते हो। उसके बाद सर मटेरियल क्या रेफर करें, रिसोर्सेज क्या रेफर करें? सर हमारी क्लासेस वगैरह सब कंप्लीट हो गई, अब हमें रिवीजन करना है, तो रिवीजन के टाइम हमें क्या मटेरियल और रिसोर्सेज यूज करना है? सर पहली बात, हमें रिसोर्सेज में 3 चीजों की जरूरत होती है। एक, हमारे कॉन्सेप्ट्स कहां से रिवाइज होंगे, दूसरा हमारे जो है क्वेश्चंस कहां से हम कंप्लीट करेंगे, और तीसरा अगर हमें क्लासेस देखनी है, मान लो क्लैरिटी से देखना है, कॉन्सेप्ट्स को समझना है, तो कहां से समझेंगे? तो समझो, सबसे पहले अगर आपको कॉन्सेप्ट्स को समझना है, और मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि पहले रिवीजन के अंदर तो आपको जो ये रिवीजन वीडियो है ना, ये कंफर्म देखनी ही देखनी है। आपको ये रिवीजन वीडियोस हमारे YouTube चैनल के ऊपर जो है मिल जाएंगी। यहाँ पे YouTube चैनल के ऊपर हमने हर सब्जेक्ट की यहाँ पे प्लेलिस्ट बनाई हुई है। और आपको ये भी मैं बता दूं कि आप अगर किसी फैकल्टी का एग्जाम ओरिएंटेड बैच लेने का सोच रहे हो या फास्ट ट्रैक बैच लेने का सोच रहे हो, तो सर ड्रॉप दैट आइडिया, फालतू में पैसा वेस्ट मत करो। हमारी जो रिवीजन वीडियोस हैं दैट इज मोर डिटेल्ड एंड मोर कंप्रेहेंसिव देन दोज बैचेस, ठीक है? आप वहां पे फालतू का पैसा वेस्ट करोगे, यहाँ पे आप उस सब्जेक्ट की, किसी भी सब्जेक्ट की एक रिवीजन वीडियो खोल के देख लेना, आपको पता लग जाएगा कि वो रिवीजन वीडियो कितनी डिटेल्ड रहती है। उतना आपको शायद किसी फास्ट ट्रैक बैच में भी देखने को ना मिले। तो फालतू में पैसा वेस्ट नहीं करना है। अगर आपको फास्ट ट्रैक वगैरह लेने की सोच रहे हो तो भैया डायरेक्टली यहाँ पे रिवीजन वीडियोस देख लेना, ठीक है? तो पहला आपको रिवीजन वीडियो रेफर करना है जहां से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, ठीक है? दूसरा, उसके बाद आपको साथ साथ में जो कॉन्सेप्ट्स के लिए बुक पढ़नी है, वो हमारी कॉन्सेप्ट बुक आपको पढ़नी है। सर 240 से लेकर के 270 280 पेजेस की जो है हमारी कॉन्सेप्ट बुक रहती है, ठीक है? यही आपकी डिटेल्ड कॉन्सेप्ट बुक है, यही आपकी समरी कॉन्सेप्ट बुक है, यही आपको फर्स्ट रिवीजन के टाइम पे पढ़नी है, और यही बुक आपको एग्जाम से जस्ट 1.5 डेज पहले पढ़नी है। आपको बीच में कोई बुक चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कई बार क्या होता है, बच्चे कई बार पहले डिटेल्ड बुक पढ़ रहे होते हैं, फिर एग्जाम से एक दिन पहले पढ़ने के लिए वो क्या यूज करते हैं, समरी जो आपकी बुक होती है। तो ऐसे केस में क्या होता है, आपका वो 1.5 डेज के अंदर पूरा रिवीजन नहीं हो पाता है, क्योंकि आपने बुक चेंज कर ली। सर यहाँ पे इसी चीज को डील करने के लिए हमने एक ही बुक बनाई है, वो इतनी डिटेल्ड है कि सर आप पहले रिवीजन के टाइम पे भी पढ़ सकते हो, और इतनी कंप्रेहेंसिव, इतनी मतलब उसको समराइज भी किया हुआ है कि सर आप लास्ट के 1.5 डेज में भी आप अच्छे से उसको रिवाइज कर सकते हो, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सर इस बुक्स के ऊपर रियल मेहनत करी हुई है, तो इसलिए दोनों पर्पस को सॉल्व करती है। सर कई बच्चे तो बिल्कुल ही समराइजेशन पे चले जाते हैं, ड्रोन चार्ट्स, चार्ट बुक्स, इनके ऊपर चले जाते हैं। तो सर आप सीए फाइनल में हो, ठीक है, आपसे उससे बेटर एक्सपेक्ट किया जाता है, तो ऐसे केस में आप इतना भी समराइजेशन पे मत चले जाओ कि जहां से आप उस एक्सपेक्टेशन को मीट आउट ना कर पाओ और आपके मार्क्स ना आए, ठीक है? तो दिस इज द बेयर मिनिमम यू हैव टू डू, दिस कॉन्सेप्ट बुक इज द बेयर मिनिमम यू हैव टू डू। इससे समराइज्ड कंटेंट भी आपको नहीं मिलेगा और इससे डिटेल्ड कॉन्सेप्ट भी आपको नहीं मिलेगा। इसके अंदर पूरे तरीके से उन चीजों का ध्यान रखा हुआ है, ठीक है सर? उसके बाद क्वेश्चन बैंक, क्वेश्चंस कहां से करने हैं? क्वेश्चन बैंक से। सर हमारे क्वेश्चन बैंक के अंदर 500 to 700 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। सर ऐसे बहुत सारे मार्केट में क्वेश्चन बैंक हो सकते हैं जहां पे आपको 1000-1200 क्वेश्चन देखने को मिले, तो क्या सर वो अच्छे क्वेश्चन बैंक है? मैं आपको सिंपल सी बात बताता हूं, देखो इन क्वेश्चन बैंक्स के अंदर, ठीक है, आपको सिर्फ सीए
आईसीआई के जो क्वेश्चन है वही देखने को मिलेंगे। अब अगर आप चाहोगे कि यहाँ पे सीएस के क्वेश्चन मिल जाएं, सीएमए के क्वेश्चन मिल जाएं, सीएफए के क्वेश्चन मिल जाएं, तो सर वो इस क्वेश्चन बैंक में आपको नहीं मिलेंगे। और अगर आप उसको करने पे जाओगे ना तो उसकी कोई लिमिट नहीं है, इतना टाइम आपके पास होता भी नहीं है, आपको 5-6 सब्जेक्ट मैनेज करने हैं, वो ऐसे नहीं कर पाओगे कि आप दुनिया जहान के सारे क्वेश्चन कंप्लीट करने लग जाओ, पॉसिबल नहीं है सर। आईसीआई के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे यहाँ पे कवर्ड हैं, वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, उससे एक्स्ट्रा आपको नहीं करने हैं। सर एग्जाम में नए क्वेश्चन आ गए तो क्या होगा? तो सर नए क्वेश्चंस के लिए हम आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट बुक और रिवीजन वीडियो करवा तो रहे हैं, वहां पे आपको सारे कॉन्सेप्ट डिटेल में कवर करवाए जाते हैं, कुछ भी नहीं छोड़ा जाता है। अगर कल को नया क्वेश्चन बन के आ भी गया तो भी आप इन वीडियोस और इस कॉन्सेप्ट बुक के बेसिस पे क्या कर पाओगे? उसको सॉल्व कर पाओगे। दैट इज माई टोटल गारंटी टू यू। ठीक है, अगर मान लीजिए रिपीट हो जाता है क्वेश्चन तो आपका क्वेश्चन बैंक काम में आ जाएगा, और अगर नया क्वेश्चन भी आ गया तो आपका कॉन्सेप्ट बुक और रिवीजन वीडियोस हैं उससे आप अच्छे से उसको डील कर पाओगे। फॉर एग्जाम्पल हमारा इस बार जो आईडीटी का पेपर आया था, कुछ बच्चों को टफ लगा सर, जो बहुत ही ज्यादा समराइजेशन पे चले गए होंगे या ऐसी क्लासेस देख रहे होंगे जहां पे नाच गाना होता है, ये सब होता है, तो सर वहां वाले बच्चों को बिल्कुल दिक्कत आई होगी आईडीटी के पेपर में। लेकिन जिन्होंने हमारा ये कंटेंट रेफर कर लिया होगा ना, तो दैट आई कैन गारंटी यू कि आईडीटी का पेपर टफ नहीं था, नए क्वेश्चन बने थे, लेकिन दैट कैन बी इजीली जो है रिवीजन वीडियोस और कॉन्सेप्ट बुक से मैनेज किए जा सकते थे। तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि अगर आप ये रिसोर्सेज फॉलो कर लेते हो, इसके बाहर आपको कुछ भी नहीं देखना, दिस इज ओनली वन सोर्स फॉर ऑल, एवरीथिंग इज कवर्ड इन दिस रिसोर्स। ठीक है, चलिए अब सर एमसीक्यूज के लिए क्या कुछ अलग से करना पड़ेगा? तो मैं आपको बता देता हूं, एमसीक्यूज जनरली रिपीट नहीं होते हैं, एमसीक्यूज जो हैं जनरली कॉपी पेस्ट नहीं आते हैं। कहां से आते हैं सर एमसीक्यूज? क्या होता है कि अगर आसान बनाना होता है तो ये क्या करता है, क्वेश्चन बैंक के जो क्वेश्चन है ना उन्हीं में से एमसीक्यू बना के दे देते हैं, तो वो तो आप वैसे भी प्रैक्टिस करने वाले हो। और अगर मान लो ये नए एमसीक्यूज भी देंगे तो दैट एवरीथिंग इज कवर्ड इनटू कॉन्सेप्ट बुक एंड रिवीजन वीडियोस, तो आपको कोई अलग से एमसीक्यूज के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन सर अगर आप चाहते हो प्रैक्टिस करना तो धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे इस वीडियो के अंदर, और वो भी बताऊंगा कि आपको एमसीक्यूज कैसे प्रैक्टिस करने हैं। क्लियर है सर? तो ये रिसोर्सेज आपको यूज करना है। चलिए उसके बाद सर अमेंडमेंट्स, अब कुछ बच्चों ने मई 26 में एग्जाम दिए होंगे, तो सर नवंबर 26 के लिए क्या नई बुक्स लेनी पड़ेंगी, नए क्लासेस देखने पड़ेंगे? तो मैं आपको बता दूं सर, किसी भी सब्जेक्ट में इतने कोई चेंजेस नहीं है। पहली बात तो कोई चेंजेस ही नहीं है कि आपको कोई नई क्लास देखनी पड़े या कोई नई बुक्स रेफर करनी पड़े, आपको जरूरत नहीं है। सेम रिसोर्सेज जो आपने मई 26 के लिए यूज किया है वो काम में आ जाएगा। अगर आपका मई 26 से पहले वाला रिसोर्सेज है तो मैं थोड़ा सा डाउटफुल है, लेकिन अगर मई 26 वाला रिसोर्सेज है तो आप नवंबर 26 के लिए सेम रिसोर्स यूज कर सकते हो, आपको कोई अलग से खर्चा करने की जरूरत नहीं है। एक बात, आईडीटी के अंदर कुछ अमेंडमेंट्स आते हैं लेकिन उतने ड्रास्टिक अमेंडमेंट्स नहीं है, थोड़े बहुत अमेंडमेंट्स हैं, उसकी वीडियो मैं आपको यूट्यूब पे प्रोवाइड कर दूंगा और उसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगा। एग्जिस्टिंग जो आपके रिसोर्सेज हैं उसके साथ आप इसको यूज कर लोगे तो आपका काम हो जाएगा। क्लियर है सर? चलिए अब सर रिसोर्सेज आपने बता दिया क्या यूज करना है, लेकिन उनको कैसे यूज करना है, कैसे रिवाइज करना है वो आप बता दो। चलिए सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको चैप्टर वाइज जाना है। आपको ऐसा नहीं कि आप एक साथ पूरा सब्जेक्ट पढ़ लिए और फिर आप उस सब्जेक्ट के पूरे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है, चैप्टर वाइज जाना है। उसका सीक्वेंस भी मैं बताऊंगा कि किस सीक्वेंस में आपको चैप्टर्स को करना है। ठीक है, तो मान लीजिए आपने एक चैप्टर उठाया तो उस चैप्टर का आप क्या करोगे, रिवीजन वीडियो देखोगे। ठीक है, अगर वो चैप्टर छोटा सा है तो पूरे चैप्टर का आपने रिवीजन वीडियो देख लिया और उस पूरे चैप्टर के जो कॉन्सेप्ट हैं वो आपने पढ़ लिए कॉन्सेप्ट बुक से, और कॉन्सेप्ट बुक से कॉन्सेप्ट पढ़कर उसके बाद उसके क्या कर लेने हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर लेने हैं। लेकिन मान लीजिए कोई बड़ा चैप्टर है, ठीक है, तो उसमें आप क्या करोगे, उसमें आप उसका एक टॉपिक पढ़ोगे, टॉपिक का रिवीजन वीडियो देखोगे, उसका कॉन्सेप्ट बुक पढ़ोगे और उस टॉपिक के रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो आप सॉल्व कर लोगे। क्लियर है सर? अब देखो मैं आपको बता देता हूं, यहां पे मैं आपको बता देता हूं, जैसे मान लो मैंने एग्जांपल लिया, इनपुट टैक्स क्रेडिट चैप्टर है मान लीजिए आईडीटी के अंदर। ठीक है, तो हमने जो क्वेश्चन बैंक बनाया है, कॉन्सेप्ट बुक बनाई है, वो सारे कैसे बनाए हैं, टॉपिक वाइज बनाए हैं। अब आपने टॉपिक देखा पहला कि कंडीशन फॉर, ये बड़ा चैप्टर है तो इसमें कंडीशन फॉर अवेलमेंट ऑफ आईटीसी टॉपिक दिया हुआ है, तो आपको क्या करना है, इस टॉपिक की रिवीजन वीडियो देखनी है, रोक लेना है और उसके बाद ये जो कॉन्सेप्ट बुक है ये पूरा पढ़ लेना है यहां तक। ठीक है, जो आपकी कंडीशन ऑफ अवेलमेंट तक है पढ़ लिया। अब उसके बाद आप क्या करोगे, क्वेश्चन बैंक पे जाओगे। ठीक है, क्वेश्चन बैंक में यहां पे दिया हुआ कंडीशन फॉर अवेलिंग आईटीसी एंड ब्लॉक क्रेडिट,
तो आपको ये ब्लॉक क्रेडिट वाला टॉपिक भी पढ़ लेना है। ये ब्लॉक क्रेडिट वाला टॉपिक भी आपने पढ़ लिया। अब पढ़ने के बाद इन दोनों टॉपिक्स के रिलेटेड हमने क्या दे रखे हैं, क्वेश्चन दे रखे हैं। तो ये सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं, ये सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर लोगे, ठीक है। अब ये क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आप नेक्स्ट टॉपिक पे जाओगे, क्योंकि चैप्टर बड़ा है, एक साथ सारा चैप्टर करने का जरूरत आपको नहीं है। अगर छोटा चैप्टर होता तो पूरा चैप्टर आप रिवीजन वीडियो देखते, कॉन्सेप्ट बुक पढ़ते और क्वेश्चन बैंक सॉल्व कर लेते। लेकिन यहाँ पे क्या है कि ये चैप्टर क्या है, बड़ा है, तो आप टॉपिक वाइज जाओगे। अब ये हो गया। उसके बाद आप क्या करोगे, यहाँ पे आईटीसी का डिस्ट्रीब्यूशन है, रूल 42 रूल 43 आ रहा है। तो आप क्या करोगे, इस टॉपिक को पढ़ोगे कंसेप्ट बुक से, रिवीजन वीडियो देखोगे और उसके बाद आप इस टॉपिक के रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो कंप्लीट कर लोगे। इस तरीके से आपको रिवीजन करना है, ठीक है। जो लार्ज चैप्टर्स हैं उसमें टॉपिक वाइज, और जो स्मॉल चैप्टर्स है उसमें चैप्टर वाइज आप क्या कर सकते हो, रिवीजन कर सकते हो। पहले आपको पूरा रिवीजन वीडियो देखना है, उसके बाद कॉन्सेप्ट बुक आपको खुद से पढ़ना है, एंड देन फिर आपको क्वेश्चन बैंक सॉल्व कर लेना है। ये आपकी अप्रोच रहनी चाहिए, ये मस्ट है सर। जब आप पहली बार रिवीजन करोगे तो आपको ये चीज करनी ही करनी है कि आपको पूरा रिवीजन वीडियो भी देखना है अच्छे से, और उसके बाद आपको कॉन्सेप्ट बुक में पढ़नी है, और उसके बाद क्वेश्चंस भी आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है सर। ऐसा मत करना कि मैंने पहले 3-4 चैप्टर्स का रिवीजन वीडियो देख लिया, फिर उन 3-4 चैप्टर का कॉन्सेप्ट बुक पढ़ लिया, फिर 3-4 चैप्टर के एक साथ क्वेश्चन बैंक लगा लिया। सर ऐसा मत करना। आपको जब रिवाइज करना है तब आपको चैप्टर वाइज ही रिवाइज करना है, और अगर बड़ा चैप्टर होगा तो आपको टॉपिक वाइज ही रिवाइज करना है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद सर, अब हर सब्जेक्ट में रिवीजन करने का सीक्वेंस अलग रहता है, ठीक है। मैं बता देता हूं। देखो एफआर के अंदर जो हमने कॉन्सेप्ट बुक दे रखी है, कॉन्सेप्ट बुक के अंदर हमने उसी सीक्वेंस में चैप्टर लगाए हुए हैं जिस सीक्वेंस में आपको उसको रिवाइज करना है, क्योंकि हर इंडियस एक दूसरे से लिंक होता है। तो उस तरीके से ही हमने उस सीक्वेंस में करवाया हुआ है जिस सीक्वेंस में आपको रिवाइज करना है। अगर आप बीच में से जाओगे तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है, या फिर अगर आप देखोगे क्लास भी हमने उसी सीक्वेंस में करवाई है, तो उसी सीक्वेंस से आपको एफआर जो है करना है। ऐसा नहीं कि आप डायरेक्टली 10वें नंबर चैप्टर पे चले गए और एक साथ कर लिया, ऐसा नहीं, क्योंकि सीक्वेंस से चलोगे तो आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगा। एएफएम के अंदर आप पहले सिक्योरिटी वैल्यूएशन कर लेना, फिर पोर्टफोलियो कर लेना, फिर रिस्क मैनेजमेंट एंड सिक्योरिटी एनालिसिस कर लेना, म्यूचुअल फंड कर लेना, फिर बिजनेस वैल्यूएशन, फिर मर्जर, डेरिवेटिव, आईआरआरएम, आईएफएम एंड कैपिटल बस्टिंग। उसके बाद थ्योरी जो है आपकी वो पढ़ लेना, और फॉरेक्स कर लेना। फॉरेक्स बिल्कुल एंड में रखा है क्योंकि बहुत बड़ा चैप्टर है, ठीक है, तो आप लास्ट में कर लेना, वो बेटर रहता है। उसके बाद सर ऑडिट की बात करें तो ऑडिट में आपको सबसे पहले स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग्स करने हैं, उसके बाद आपको करना है प्रोफेशनल एथिक्स, और उसके बाद अदर स्टैंडर्ड्स करने हैं, और उसके बाद जितने भी आपके चैप्टर्स हैं वो आपको निपटाने हैं एज पर एबीसी एनालिसिस, कि आपको पहले ए वाले, फिर बी वाले, फिर सी वाले करने हैं। डीटी के लिए सर आपको टैक्स रेट्स करनी है, फिर 5 हेड करने हैं, वेरियस एंटिटी ट्रस्ट टीडीएस, फिर इंटरनेशनल टैक्सेशन, फिर गार टैक्स ऑडिट, एंड बाकी रिमेनिंग जो प्रोसीजरल पार्ट है वो लास्ट में आपको करना है। आईडीटी के अंदर आपको कॉन्सेप्ट बुक में जिस सीक्वेंस में चैप्टर्स दिए हुए हैं उसी सीक्वेंस में आपको रिवाइज करने हैं। आप चाहो तो पहले जीएसटी कर सकते हो, फिर कस्टम कर सकते हो, चाहो तो पहले कस्टम कर सकते हो और जीएसटी कर सकते हो। अगर आप कस्टम कर रहे हो तो कस्टम के सारे चैप्टर को लाइन वाइज करना है, अगर जीएसटी कर रहे हो तो जीएसटी के सारे चैप्टर्स को लाइन वाइज करना है, आपको बीच में से इधर उधर नहीं भटकना है, ठीक है सर। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब कितने दिन के अंदर करना है और कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूं। रिवीजन शेड्यूल क्या रहेगा, देखो अगर आप बोथ ग्रुप के लिए जा रहे हो, अगर आप बोथ ग्रुप के लिए जा रहे हो तो आपको क्या करना है, यहाँ पे 3 रिवीजन प्लान करने हैं, 3 रिवीजन प्लान करने हैं, ठीक है। उसमें क्या करोगे, सबसे पहले आप 13 दिन का टाइम एलोकेट करोगे फर्स्ट रिवीजन के दौरान, ठीक है। 13 दिन का टाइम कैसे, 12 दिन का टाइम रहेगा, ठीक है। ईच सब्जेक्ट आप उसको पढ़ोगे और 1 दिन के अंदर आप उसे रिवाइज करोगे, या चाहो तो 11 डेज में आप पढ़ लेना और 2 दिन में रिवाइज कर लेना हर सब्जेक्ट को, ठीक है। एवरेज 13 डेज देने हैं, 14 डेज भी दे सकते हो, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। 31 जुलाई तक आपके 5 सब्जेक्ट इसमें अंदर रिवाइज हो जाएंगे। कैसे रिवाइज करने हैं समझना, सबसे पहले आपको देखनी है रिवीजन वीडियोस, पूरी डिटेल्ड आपको रिवीजन वीडियो देखनी है चैप्टर वाइज, जैसा मैंने आपको बताया। चैप्टर वाइज आपको कॉन्सेप्ट बुक देखना है, और उसके अलावा आपको जितने भी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस दिए गए हैं ना, उसमें से 40-50% क्वेश्चंस की आपको रिटर्न प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि फर्स्ट रिवीजन जो है ना वो आपका बिल्कुल सबसे इंपॉर्टेंट रिवीजन होता है, क्योंकि उसी के अंदर आप सबसे ज्यादा डिटेल में रिवीजन कर सकते हो। तो यहां पे आपको कम से कम 40-50% क्वेश्चंस आपको राइटिंग में सॉल्व करने हैं, क्योंकि जितना आप राइटिंग में सॉल्व करोगे उतना ही बेटर आपको एग्जाम में फील होगा, ठीक है। और बाकी जितने क्वेश्चंस बचते हैं उनका आपको डिटेल्ड ऑडिट करना है,
अब कैसे डिटेल्ड ऑडिट होता है, कैसे रिटर्न प्रैक्टिस होती है, वो मैं बता देता हूं, समझो। फॉर एग्जाम्पल मैं आप यहाँ पे एक क्वेश्चन ले लेता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन ले लेता हूँ, उससे समझाता हूँ। मान लीजिए यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, रिटर्न प्रैक्टिस का मतलब ये नहीं कि आप टेबल बनाने लग गए, ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि आप टेबल बनाने लग गए और अलग अलग आप पूरा पूरा डिटेल लिखने लग गए, नहीं सर, आपको ये पूरा ऐसा कुछ नहीं लिखना। आपको क्या करना है, ऊपर से एक ट्रांजैक्शन पढ़नी है। मान लो एक ट्रांजैक्शन पढ़ ली आपने, ये वाली। अब इसका आपको क्या ट्रीटमेंट करना है, वो डायरेक्टली आप क्या करोगे, यहाँ पे कॉपी में 2020 लिख लोगे। कॉपी में क्या लिख लोगे, इस तरीके से, कुछ मैं बताता हूं आपको। यहाँ पे इस तरीके से मान लो कॉपी में लिख लोगे 20CSI, ऐसे 3 कॉलम बनाए, 2020 लिख लिया, और दूसरा एडजस्टमेंट आया उसका मान लो 10-10 हो गया। इस तरीके से करके आपको टोटल करके देखना है कि क्या ये मेरा क्वेश्चन बैंक से मैच हो रहा है। पहले आप पूरा क्वेश्चन सॉल्व करोगे और उसके बाद देखोगे कि यार क्वेश्चन बैंक से मेरा आंसर मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। और अगर मैच हो रहा है तो दी बेस्ट है, और अगर नहीं हो रहा है तो आप देखोगे कहां पे गलती हो गई। ये तो हो गया सर आपका डिटेल में रिटर्न प्रैक्टिस करना क्वेश्चन का। लेकिन सर डिटेल्ड ऑडिट करने का मतलब क्या है, डिटेल्ड ऑडिट करने का मतलब है कि सर आपने देखा कि यहां पे मैंने फ्रूट पल्प जो है वो खरीदा है, तो इसका मेरे को आईटीसी मिलेगा, नहीं मिलेगा सर, क्योंकि यहाँ पे तो जीएसटी लगेगा ही नहीं। तो आपने नीचे आके देखा सर कुछ भी नहीं लिखा हुआ, जीरो है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन मैंने यहाँ पे जब फ्रूट पल्प खरीदा तो उसके ऊपर मैंने इतना जीएसटी पे किया कि इसका आईटीसी मिलेगा, आपने नीचे देखा यस दिया हुआ है, तो ये हो गया आपका डिटेल्ड ऑडिट। इस तरीके से आपको डिटेल्ड ऑडिट करना है। तो आपको क्या करना है, जो थ्योरी क्वेश्चंस होंगे, थ्योरी क्वेश्चंस में तो आपको वैसे भी डिटेल्ड ऑडिट ही करना पड़ेगा। अब उसकी आप रिटर्न प्रैक्टिस तो करने से रहे। अगर आप चाहो किसी थ्योरी में दिक्कत आ रही है तो आप क्या कर सकते हो, स्क्रिबल कर सकते हो। जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं ना, उसको आप क्या करोगे, रफ कॉपी में ऐसे लिख के देखोगे कि भैया ये तो ब्लॉक्ड क्रेडिट है, 17 सबसेक्शन 5 में मोटर व्हीकल है, इसमें 13 से ज्यादा सीटिंग कैपेसिटी वाला है। इस तरीके से आप स्क्रिबल करके भी याद कर सकते हो। लेकिन थ्योरी में ज्यादातर आपको क्या करना होता है, डिटेल्ड ऑडिट करनी होती है। डायरेक्टली आप क्वेश्चन पढ़ोगे, क्वेश्चन में ये पूछा है कि भैया ये एलिजिबल टू अवेल आईटीसी है कि नहीं है, तो आप अपना दिमाग दौड़ाओगे कि सर इस क्वेश्चन में क्या पूछा था, उस अकॉर्डिंग एलिजिबल है कि नहीं है। तो यस, यहाँ पे एलिजिबल है कि नहीं है, यहाँ पे आप आंसर देखोगे, यस एलिजिबल है, चलो सही है अपना। अगर गलत है तो क्यों है, फिर आप उसका आंसर पढ़ोगे कि भाई गलत क्यों है। ये होता है आपका डिटेल्ड ऑडिट। तो ज्यादातर जो आपके जो थ्योरी क्वेश्चंस रहते हैं उसके अंदर आपको डिटेल्ड ऑडिट ही करना होता है। जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं उसके अंदर आप 40-50% जो क्वेश्चंस हैं वो आप खुद से रिटर्न प्रैक्टिस करोगे, इंडिपेंडेंटली सॉल्व करोगे, और बाकी क्वेश्चंस का आप क्या करोगे, ऑडिट करोगे। अब इस दौरान क्या करना है, आपको जो भी क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम आई है, मान लो कोई एडजस्टमेंट है आपने किया, गलत कर दिया, तो आप उसको क्या कर लोगे, मार्क कर लोगे, स्टार मार्क कर लोगे। या कोई क्वेश्चन है जो आपका पूरा ही गलत हो गया, तो आप उसको क्या कर लोगे, स्टार मार्क कर लोगे। इसका मतलब क्या है कि आपने उन क्वेश्चंस को मार्क कर लिया। अगली बार जब आप रिवीजन करोगे तो इन क्वेश्चंस को आपको वापस से करना है, क्योंकि इस बार आपके गलत हुए हैं, अगली बार आप इसको वापस से करके देखोगे। ये चीज आपको करनी है, ये मार्किंग जरूर करनी है। जब आप पहला रिवीजन करोगे, क्वेश्चंस करोगे, जिस भी क्वेश्चन में आपको दिक्कत आ रही है या कोई स्पेशल पॉइंट्स में अटक रहे हो, जो आपका पहली बार में सॉल्व हो गया क्वेश्चन, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर किसी में अटक रहे हो, कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो उस क्वेश्चन को आपको क्या कर लेना है, मार्क कर लेना है कि भैया अगली बार जब मैं रिवाइज करूंगा तो इस क्वेश्चन को वापस से करूंगा। ठीक है सर। अच्छा, अब ऑडिट सब्जेक्ट क्योंकि स्पेशल है तो इसमें आपको क्या करना पड़ता है, रटना पड़ता है। अगर मैं सिंपल भाषा में बोलूं, जो भी क्वेश्चंस हैं उनकी आपको मेमोरी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, उन क्वेश्चंस को याद करना पड़ेगा। याद करने के दो तरीके होते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, बोल बोल के याद करते हैं। क्वेश्चन पढ़ा, उसका आंसर बोल के देखा, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, उसके जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं वो आपने पढ़ के याद कर लिए। कुछ तरीका होता है स्क्रिबल करने का, जैसा कि मैंने बताया, रफ नोटबुक में आपने क्वेश्चन पढ़ा, उसका आंसर क्या होगा, यस मैनेजरियल रेम्यूनरेशन, सेकंड आपका ये पॉइंट, थर्ड आपका ये पॉइंट। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, स्क्रिबल करके जो कीवर्ड्स हैं उनको स्क्रिबल करके क्या कर सकते हो, याद कर सकते हो। और इसके ऊपर सचिन सर ने एक मेमोरी ऑडिट टेक्निक की भी वीडियो बना रखी है। अगर आपको उसकी हेल्प चाहिए हो तो वो वीडियो भी देख सकते हो कि आपको कैसे मेमोरी प्रैक्टिस करना है क्वेश्चंस का, कैसे आप उनको याद कर सकते हो बेटर तरीके से, कैसे आप उसका रट्टा मार सकते हो। ठीक है सर। तो इस तरीके से आपको जो पहला रिवीजन है ना सर, वो आपका गोल्डन रिवीजन है। उसके अंदर आप जितना डिटेल में करना चाहो आप कर सकते हो और अच्छे से रिवाइज कर सकते हो। ठीक है। अच्छा सर, जो 5 सब्जेक्ट आपके FR, AFM, DT, IDT, ठीक है, और ऑडिट, इसको तो आपको 13-13 दिन देने हैं। अब क्योंकि आपने पांचों सब्जेक्ट बहुत अच्छे से किए हैं तो आपको 5 से 7 दिन आपको दे देने हैं IBS के लिए। ठीक है।
और आईबीएस में क्या करना है वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। आईबीएस के लिए मैंने सेपरेट सेक्शन रखा है कि आपको उसके अंदर क्या करना है, ठीक है। तो 5 से 7 दिन आप पहले रिवीजन के अंदर आईबीएस को दोगे। इस तरीके से आपका 31 जुलाई तक फर्स्ट रिवीजन कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आप सेकंड रिवीजन में क्या करोगे सर, 8 दिन का टाइम दोगे, उसमें 7 दिन रीड करने का और 1 डे आपका वापस उसको रिवाइज करने का। सर कैसे होगा, जैसे मैंने ऊपर बोला कि 12 डेज पढ़ने का, 1 दिन आपका रिवाइज करने का। पहले आप पूरा सब्जेक्ट अच्छे से करोगे और लास्ट 1 दिन में आप क्या करोगे, उसे रिवाइज करोगे जो भी आपने पढ़ा है सिर्फ कॉन्सेप्ट बुक पढ़ के, और उसके बाद आप उसका क्या दे दोगे, मॉक टेस्ट दे दोगे। इस तरीके से सेकेंड रिवीजन में आपको 7 दिन देने हैं पर सब्जेक्ट को पढ़ने में, और 1 दिन आपको वापस उसको रिवाइज करना है और उसके बाद आपको उसका मॉक टेस्ट दे देना है। अब सेकंड रिवीजन में सर 8 दिन में कैसे हो जाएगा, पहले में तो हमने 13 दिन में किया था। तो देखना यहाँ पे आपको रिवीजन वीडियो देखनी है, चाहो तो रिवीजन वीडियो स्किप भी कर सकते हो अगर आपने पहले बहुत अच्छे से देखी है। उसके बाद आपको कॉन्सेप्ट बुक पढ़ना है और आपको रिटर्न प्रैक्टिस करनी है ऑफ सम ऑफ द मार्क्ड क्वेश्चन। जो फर्स्ट रिवीजन वीडियो में आपने क्वेश्चंस को मार्क किया था ना, मैंने बोला था जिस क्वेश्चन में दिक्कत आई थी या जिस एडजस्टमेंट में आपको दिक्कत आई थी उसको आपने मार्क किया होगा। उन मार्क्ड क्वेश्चन और मार्क्ड एडजस्टमेंट्स को आपको वापस से सॉल्व करना है, खुद से रिटर्न प्रैक्टिस करनी है। और जो बाकी जो है उनका आप ऑडिट कर सकते हो, बाकी क्वेश्चंस का आप सिंपल ऑडिट कर सकते हो और जो मार्क पॉइंट है उसका डिटेल में ऑडिट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आपको सेकंड रिवीजन में एक और चीज करनी है, एमसीक्यू प्रैक्टिस। सर पहले रिवीजन में क्यों नहीं बोला, सर पहले रिवीजन में आप एक बार पहले पूरा सब्जेक्ट पढ़ लो, सेकंड रिवीजन के आप अंदर क्या करना, आप एमसीक्यू प्रैक्टिस करना। क्या करना, कैसे करना, एक साथ एमसीक्यूज नहीं उठाने। मान लो आईसीआई ने केस सिनेरियो बुकलेट दी हुई है, ठीक है, फॉर एग्जांपल उसके अंदर 40 केस सिनेरियोज दिए हुए हैं, 40 केस सिनेरियोज दिए हुए हैं। तो आपको क्या करना है, डेली बेसिस पे आपको 5 केस सिनेरियोज उठा लेने हैं, 5 केस सिनेरियोज उठा लेने हैं और उसके लिए आपको मान लो 60 मिनट्स का टाइम अलोकेट कर लेना है। सर एग्जाम में भी तो आपको 3 केस सिनेरियोज के लिए 40 मिनट्स का टाइम ही मिलता है, ठीक है। तो यहां पे भी आपको 5 केस सिनेरियोज के लिए आपको 60 मिनट या 70 मिनट्स का टाइम अलोकेट करना है डेली बेसिस पे। तो डेली आपको 5 केस सिनेरियोज प्रैक्टिस करने हैं उस 60 मिनट्स या 70 मिनट्स के टाइम स्लॉट में। उससे 2 चीजें होंगी, एक तो आपके एमसीक्यू प्रैक्टिस हो जाएंगे कि आपको एमसीक्यूज को कैसे हैंडल करना है, कैसे उनको अटेम्प्ट करना है, और दूसरा उन एमसीक्यूज को कम से कम टाइम के अंदर कैसे करना है वो भी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो ये डेली बेसिस पे आप कर सकते हो, डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस कर सकते हो। कैसे करना है सर, आईसीआई के केस सिनेरियो बुकलेट में से रैंडमली डेली 5 केस सिनेरियोज उठाने हैं और उनको आपको सॉल्व करना है एक टाइम स्लॉट के अंदर, ठीक है। आईबीएस के लिए सेकंड रिवीजन में 3 दिन का टाइम दे सकते हो, क्या पढ़ना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये जो आपका सेकंड रिवीजन है वो 15 सितंबर तक कंप्लीट हो जाएगा। और थर्ड रिवीजन आपका सर 1 महीना लगेगा, 5 दिन पर सब्जेक्ट को आप दोगे, जिसके अंदर रिवीजन वीडियोस आपको नहीं देखनी है। अगर मान लो आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है तो उस टॉपिक को जाकर के रिवीजन वीडियो में देख लेना है, उससे काम हो जाएगा, पूरा रिवीजन वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। कॉन्सेप्ट बुक पढ़ना है और जो आपने मार्क्ड क्वेश्चंस और पॉइंट किए हैं और उनको आपको क्या करना है, डिटेल्ड ऑडिट करना है कि भाई ये क्वेश्चन मैंने मार्क किया था, यहाँ पे गलती हुई थी, ये देख लिया मैंने, ये पॉइंट था इसको मार्क किया था, यहाँ गलती हुई थी वो देख लिया, ये आपको करना है, ठीक है। उसके बाद सर आपके पास थोड़ा बहुत बफर टाइम रहेगा, 4-5 दिन का, हो सकता है आपको बीच में कुछ काम वाम पड़ जाए तो उस हिसाब से आपका टाइम टेबल आगे खिसक जाएगा। 25 अक्टूबर से आपका जो है एफआर के लिए आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर दोगे। इस तरीके से आपका जो शेड्यूल रहेगा, अगर आप बोथ ग्रुप दे रहे हो, अगर आप बोथ ग्रुप दे रहे हो, ठीक है। उसके बाद अगर आप दे रहे हो सिंगल ग्रुप, तो ऐसे केस में आपको 4 रिवीजन प्लान करने हैं। पहला रिवीजन जो है वो 20 डेज का रहेगा, जिसमें 16 डेज के अंदर आप पढ़ोगे और 4 दिन के अंदर आप उसको रिवाइज करोगे। सर इतने दिन में क्या करना है आपको, देखो सबसे पहले तो आपको रिवीजन वीडियो देखनी है डिटेल में, कॉन्सेप्ट बुक पढ़नी है और यहाँ पे 40-50% क्वेश्चन नहीं, आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। सर आप सिंगल ग्रुप दे रहे हो तो ऐसे केस में आपको बहुत ज्यादा मेहनत लगानी पड़ेगी और ज्यादा आपको जो है यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे सर आपको सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और बाकी जो क्वेश्चन था उनका आपको डिटेल्ड ऑडिट करना है, क्योंकि आपके पास सफिशिएंट टाइम है। और ऑडिट के अंदर जैसा मैंने बताया मेमोरी प्रैक्टिस करना है क्वेश्चंस का। अच्छा, यहाँ पे 20 दिन के अंदर एक रिवीजन होगा, अप्रोक्सीमेटली 60-70 दिन लगेंगे, तो 20 जुलाई तक आपका ये कंप्लीट हो जाएगा फर्स्ट रिवीजन। उसके बाद सेकंड रिवीजन में आपको 14 डेज देने हैं, 12 + 2 डेज,
ठीक है। यहाँ पे भी रिवीजन वीडियो, कॉन्सेप्ट बुक, और यहाँ पे 40-50% क्वेश्चंस का रिटर्न प्रैक्टिस करना है और बाकी का डिटेल्ड ऑडिट करना है। और यहाँ पे आपको सेकंड रिवीजन के अंदर डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस, जो मैंने ऊपर बताया, वो डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस भी करनी है। तो आपको ध्यान रखना है सेकंड रिवीजन में आपको ये डेली एमसीक्यू की प्रैक्टिस भी करनी है। जब आप डेली एमसीक्यू की प्रैक्टिस करोगे तो उस दौरान आपको अगर मान लो कोई एमसीक्यूज में कुछ नया पॉइंट लगता है कि यार इसमें तो मैं घूम ही गया, तो उस पॉइंट को भी मार्क कर लेना है ताकि आगे रिवीजन कर लो तो सिर्फ आपको उसको पॉइंट को देखना पड़े, वापस से एमसीक्यू सॉल्व ना करने पड़े। जब आप थर्ड रिवीजन करोगे तो आपको 10 दिन देने हैं, उसके अंदर आपको रिवीजन वीडियो, कॉन्सेप्ट बुक और कुछ मार्क्ड जो क्वेश्चन है सिर्फ उनका रिटर्न प्रैक्टिस करना है। और फोर्थ रिवीजन में 6 डेज आप देने वाले हो, तो रिवीजन वीडियो अगर रिक्वायर्ड है तो देखो, किसी टॉपिक को समझ नहीं आ रहा है तो देखो, कॉन्सेप्ट बुक और मार्क्ड क्वेश्चंस की ऑडिट कर लेनी है। इतना ही काम आपको करना है। इस तरीके से जो आपको रिवीजन है वो शेड्यूल फॉलो करना है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है। मैंने सारे सब्जेक्ट्स को इक्वल टाइम दिया है। इवन अगर आप सिंगल ग्रुप कर रहे हो ना, तो ऐसे केस में अगर आपने सेकंड ग्रुप दिया है तो आपको आईबीएस को भी उतना ही टाइम देना है जितना आपने डीटी को दिया है, जितना आपने आईडीटी को दिया है। दैट वुड बी माई सजेशन टू यू। आप हल्के में मत लेना आईबीएस को। आईबीएस को भी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट की तरह ट्रीट करना है, डीटी और आईडीटी की तरह ही, और उसको भी उतना ही टाइम देना है। तो ये जो मैंने शेड्यूल बनाया सिंगल ग्रुप के लिए, वो 3 सब्जेक्ट के हिसाब से बनाया हुआ है। देखो, अब क्या सारे सब्जेक्ट को सेम टाइम देना है सर? मेरा तो ऑडिट वीक है, मेरा तो एफआर स्ट्रॉन्ग है सर, ये सब ना फालतू की बातें हैं, ठीक है। सारे सब्जेक्ट आपसे इक्वली टाइम मांगते हैं। अगर आपका कोई, मान लो आपको लगता है कि सब्जेक्ट बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, तो उसको बस 2 दिन कम दे देना, और जो आपका वीक है उसको 2 दिन एक्स्ट्रा दे देना। उससे ज्यादा आप कॉम्प्रोमाइज नहीं करोगे। ऐसा नहीं कि ऑडिट को तो मैं पूरा 1 महीना पढ़ रहा हूं और एफआर को मैंने 10 दिन पढ़ा। ऐसा मत करना भैया, बाद में फिर एफआर में फेल हो जाओगे, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। इक्वल टाइम देना है सब सब्जेक्ट्स को, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखना है। थोड़ा 1-2 दिन का आप करना चाहते हो तो कर लो, लेकिन उससे ज्यादा आप सब्जेक्ट्स के साथ कॉम्प्रोमाइज मत करना। ये रिवीजन शेड्यूल आप फॉलो कर सकते हो। बाकी 1-2 दिन ऊपर नीचे होता है तो आप डेफिनेटली कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात आ जाती है सर आईबीएस, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट का तो मैंने आपको बता दिया, हर सब्जेक्ट का अपना एक जो है स्टफ दिया हुआ है कि कॉन्सेप्ट बुक, रिवीजन वीडियो, क्वेश्चन बैंक, वो आप सॉल्व कर लोगे, ठीक है। लेकिन आईबीएस में क्या करना है? आईबीएस में आखिरकार क्या किया जाए? तो आईबीएस के लिए देखो 2 चीजें हैं। अगर आपने बोथ ग्रुप स्टूडेंट हो, अगर आप दोनों ग्रुप दे रहे हो, या फिर आपने जो फर्स्ट ग्रुप है वो रिसेंटली क्लियर किया है, ठीक है। तो ऐसे केस में जैसे मैंने बताया था कि बोथ ग्रुप के लिए मैंने कितने दिन का टाइम रखा था? 5 दिन का टाइम रखा था। तो उसमें आपको आईबीएस को कैसे तैयार करना है? देखो, आपको कोई सेपरेट रिवीजन वीडियो तो देखनी नहीं है, क्योंकि आपने ऑलरेडी 5 सब्जेक्ट बहुत डिटेल में किए हैं जब आप बोथ ग्रुप दे रहे हो। तो आपको क्या करना है, अतुल सर ने आईबीएस की स्ट्रेटजी वीडियोस डाल रखी हैं, तो वो स्ट्रेटजी वीडियोस को आपको रेफर करना है, जिससे आपको पता लगे कि आपको कैसे आईबीएस को हैंडल करना है। दूसरी चीज, ये जो 5 सब्जेक्ट हैं वो आपको परफेक्टली कंप्लीट आपके अच्छे से होने चाहिए कि भैया आईबीएस में इन 5 सब्जेक्ट के रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए तो आपको ढूंढना ना पड़े, आप डायरेक्टली सॉल्व कर लो। हालांकि आपके पास ओपन बुक होगा तो आप आराम से देख सकते हो, लेकिन आपका ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि भाई मैं ऐसे ही सॉल्व कर सकता हूं इन 5 सब्जेक्ट को। अब जो भी इंडेक्सेस होंगे, अपन क्या करते हैं, इंडेक्सेस दूसरी वाली फैकल्टीज का यूज करने लग जाते हैं, किसी का यूज करने लग जाते हैं बना बनाया। लेकिन आप अगर इन इंडेक्सेस को आप खुद से बनाओगे ना, तो आपके लिए वो इंडेक्सेस ज्यादा यूजफुल होंगे। तो आपको आईबीएस के लिए जो इंडेक्सेस हैं वो आपको खुद से बनाने हैं अगर पॉसिबल है। अगर नहीं बना पा रहे तो फिर आप दूसरों का यूज करोगे ही, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, आरटीपी में से या पास्ट एग्जाम पेपर में से आपको 8-10 केस स्टडीज को क्या कर लेना है, प्रैक्टिस कर लेना है, सो दैट यू नो कि कैसे आपको केस स्टडीज आती हैं, आप उसके लिए तैयार रहो, और कैसे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं वो भी आपको आइडिया रहे, ठीक है। ये आपको 8-10 केस स्टडीज प्रैक्टिस कर लेनी है। बाकी आप इसमें प्रैक्टिस करने जाओगे तो बहुत केस स्टडीज हैं, लेकिन इतना प्रैक्टिस करके भी कुछ मिलेगा नहीं। तो 8-10 केस स्टडीज अगर आप प्रैक्टिस कर लोगे तो उससे आपका काम हो जाएगा। उसके अलावा सर 2 सब्जेक्ट है, लॉ एंड एससीएमपी। लॉ एंड एससीएमपी, तो सर इसके लिए भी आपको प्रिपरेशन करना है। हमारे जो यूट्यूब है उसके ऊपर पूरे रिवीजन वीडियोस हैं लॉ और एससीएमपी के, ठीक है। और वहाँ पे प्लेलिस्ट बना के दी हुई है, वहाँ से आपको 2x पे इन रिवीजन वीडियोस को सुन लेना, आपके लिए बहुत फ़ायदा हो जाएगा। सर इसमें से 30-40 मार्क्स का पेपर आता है, तो अगर आपने लॉ एससीएमपी को नहीं किया ना तो आपको बहुत अनकंफर्टेबल हो जाओगे पेपर में। तो लॉ एससीएमपी जो है उसका भी आपको रिवीजन वीडियो जो है हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा, और वहाँ से आपको करना है,
ठीक है सर, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये तो हो गया बोथ ग्रुप वालों के लिए। तो बोथ ग्रुप वालों की तो बड़ी दिक्कत नहीं है क्योंकि पांचों सब्जेक्ट उन्होंने किए हैं और उसके साथ उन्हें लॉ और एससीएमपी की तैयारी और करनी है। लेकिन जो सिंगल ग्रुप वाले हैं, ठीक है, सिंगल ग्रुप वाले हैं, तो ऐसे केस में क्या किया जाए? क्योंकि सिंगल ग्रुप वाले हैं, फर्स्ट ग्रुप का आइडिया नहीं रहेगा, या फर्स्ट ग्रुप आपने बहुत पहले क्लियर किया है तो फर्स्ट ग्रुप का तो आपको आइडिया नहीं रहेगा। तो क्या किया जाए आईबीएस को पास करने में? तो आपको आईबीएस को भी नॉर्मल सब्जेक्ट की तरह 20 दिन देने हैं पूरे। कैसे दोगे समझो। सबसे पहले तो आपको डीटी आईडीटी आपका परफेक्टली अच्छे से हुआ होना चाहिए। अब बचे बाकी के 5 सब्जेक्ट। तो जैसा मैंने बोथ ग्रुप वालों को बोला कि लॉ और एससीएमपी 30-40 मार्क्स का आता है, इसकी रिवीजन वीडियो आपको 2x पे हमारे चैनल पे जो अवेलेबल है वो आपको देख लेनी है। तो लॉ एससीएमपी का भी आपका तैयारी हो जाएगा। बाकी जो बचा हुआ टाइम है उसमें एक तो आप ऑडिट, एएफएम, लॉ, एससीएमपी और एफआरबी, अगर आप देखो डीटी आईडीटी, इनके आपको सबके इंडेक्सेस जो हैं वो खुद से बनाने हैं। उसके अलावा अगर आप चाहो तो ऑडिट की भी रिवीजन वीडियोस देख सकते हो, आप चाहो तो कुछ टॉपिक एएफएम के भी देख सकते हो, कुछ टॉपिक एफआर के भी देख सकते हो, सो दैट आपको उनकी फेयर नॉलेज रहे और आप आईबीएस में उनके क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ। ठीक है, तो यहां पे आपके पास 20 दिन रहेंगे। सर 20 दिन का आपको बहुत अच्छे से यूटिलाइजेशन करना है। कैसे? एक तो आपको लॉ और एससीएमपी की रिवीजन वीडियो 2x पे देखनी है। आपको कम से कम ये समझ लो 30-40 केस स्टडीज प्रैक्टिस करनी है। आपको 30-40 केस स्टडी, आप अगर डेली 2-2, 3-3 केस स्टडी भी करोगे तो 30-40 केस स्टडी आप 10 दिन में प्रैक्टिस कर लोगे। ठीक है, उसके अलावा जो इंडेक्सेस हैं वो खुद से बनाने हैं क्योंकि आपके पास सफिशिएंट टाइम है। और आपको बाकी सब्जेक्ट जो ऑडिट, एफआर, एएफएम है, उनके भी कुछ टॉपिक्स की आपको क्या देख लेनी है? रिवीजन वीडियोस देख लेनी है। ठीक है सर, ये आपको करना है। सिंगल ग्रुप वालों के लिए सर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आईबीएस को टारगेट करना। ये आपका सबसे जो है ना डिफिकल्ट सब्जेक्ट बन के उभरता है आपके लिए आईबीएस। ठीक है सर, तो इसको बहुत अच्छे से टारगेट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए। एफआर को आप पूरा तो पॉसिबल नहीं है कवर करना, तो एफआर में से भी कुछ सेलेक्टेड टॉपिक जो है वो आप देख सकते हो, रेफर कर सकते हो रिवीजन वीडियो से आईबीएस के लिए। ठीक है सर, चलो। उसके बाद सर डेली आपको कितना स्टडी आवर्स देने हैं, कितना आपको कितने स्लॉट रखने हैं, ये भी मैं बता देता हूं। देखो, आप अगर बोथ ग्रुप दे रहे हो तो कम से कम 10 घंटे आपको पढ़ना पड़ेगा और ज्यादा से ज्यादा 11 घंटे आप पढ़ पाओगे। सर अगर आपको कोई बोल रहा है कि मैं 15 से 16 घंटे पढ़ता हूं, तो सर या तो वो आपको बेवकूफ बना रहा है, पागल बना रहा है, ठीक है, या फिर वो खुद पागल है, या फिर वो जल्दी ही पागल हो जाने वाला है। तो ऐसे केस में आप समझ लो कि अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो आप 10 से 12 घंटे से ज्यादा आप पढ़ ही नहीं पाते हो। इतना ही मैक्सिमम टाइम है जो आप डेली इफेक्टिवली स्टडी कर सकते हो। तो आपको ऐसा नहीं करना कि ये 15-16 घंटे पढ़ रहा तो मैं नहीं पढ़ पा रहा, ये सारे दिमाग में नहीं लानी चीजें। अगर आपने 10-12 घंटे स्टडी कर ली ना अच्छे से इफेक्टिवली और ये स्ट्रेटेजी फॉलो कर ली, तो सर ना तो आपको कोई रैंक लाने से रोक सकता है, पास भी हो जाओगे, रैंक भी आ जाएगा। वो डिपेंड करेगा आप कितनी ज्यादा मेहनत आप करते हो, लेकिन 10 से 12 घंटे वुड बी सफिशिएंट फॉर दैट। ठीक है, सिंगल ग्रुप के लिए जा रहे हो तो सर आप 6-7 घंटे भी पढ़ लोगे तो भी काम हो जाएगा, 6 घंटे ही पढ़ लोगे तो उससे काम हो जाएगा। अगर आप ज्यादा पढ़ना चाहते हो तो वो आपकी मर्जी है, लेकिन 6 घंटे भी पढ़ लोगे तो काम हो जाएगा। स्लॉट क्या रखने हैं सर? ऐसा नहीं कि दिन के अंदर मान लो 12 घंटे पढ़ रहे हो और हर 1 घंटे बाद मैं 10 मिनट का ब्रेक ले रहा हूं, ऐसा नहीं करना सर। ऐसे तो 10-12 स्लॉट में अगर पढ़ने जाओगे तो इफेक्टिवनेस ही नहीं आएगी। कम से कम आप ये समझो कि एक बार जब आप पढ़ने बैठो ना तो कम से कम आप 3-4 घंटे लगातार आप पढ़ो तो फायदा मिलेगा। जब आप पढ़ने बैठो तो कम से कम 3-4 घंटे आपको लगातार पढ़ना है, तभी फायदा है। अगर बीच बीच में ब्रेक लेते रहोगे ना तो वो आपका इफेक्टिवनेस ही नहीं बैठेगा, ना ही एफिशिएंसी बैठेगा। तो आपको क्या करना है, मान लो आपने सुबह उठ के ब्रेकफास्ट किया, उसके बाद 3-4 घंटे पढ़ लिया, फिर आपने लंच किया, उसके बाद 3-4 घंटे पढ़ लिया, फिर आपने शाम की जो चाय पी उसके बाद 3-4 घंटे पढ़ लिया, सर डिनर किया उसके बाद 2 घंटे पढ़ लिया। इस तरीके से आप स्लॉट बना सकते हो। 3 या 4 स्लॉट इज द मैक्सिमम आप रखो, इससे ज्यादा मत रखो। ऐसा नहीं कि 1 घंटा पढ़ा फिर मैं ब्रेक ले लिया, फिर 1 घंटा पढ़ा फिर ब्रेक ले लिया, ये सब मत करना, ये फालतू का टाइम वेस्टेज है। ठीक है, इससे इफेक्टिवनेस नहीं आएगा। ठीक है, और जब भी खाना वाना खाओ, ठीक है, तो ध्यान रखना ज्यादा खाना नहीं खाना है। ठीक है, बैलेंस्ड खाना खाना है जिससे कि आपको नींद ना आए। ठीक है, ये बात भी ध्यान रखनी है। चलो, उसके बाद क्लासेस की बात करें। क्लासेस लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए, क्या करना है सर? सर आपको हर कोई बोलेगा कि हमारी ये क्लास ले लो, हमारी वो क्लास ले लो। हम नहीं बोलेंगे, हम क्या बोलते हैं सर, अगर आपने अच्छे से
रिवीजन ही करना है, आपको कॉन्सेप्ट ही रिवाइज करने हैं, तो हमारी जो रिवीजन वीडियोस है ना वही सफिशिएंटली डिटेल्ड और कंप्रेहेंसिव हैं कि आप उन रिवीजन वीडियोस को देख के आप अपने सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हो। इतना मैं आपको बोल रहा हूँ कि रिवीजन वीडियोस जो हैं आपकी इतनी डिटेल्ड हैं कि सारे कॉन्सेप्ट्स के अंदर क्लियर हो सकते हैं। लेकिन अगर आपको चाहिए कि सर मेरे को तो सारे क्वेश्चन भी हाथ से सॉल्व करने हैं, आप करवा दो। अगर आपको चाहिए कि सर मैं क्वेश्चन सॉल्व करने बैठता हूं तो मेरे से हो नहीं पाता, मेरे से सिटिंग नहीं हो पाती, मैं क्वेश्चन में भटक जाता हूं, ठीक है, आपको चाहिए कि सर मेरा क्वेश्चंस में टाइम बहुत ज्यादा लग रहा है, मुझे क्वेश्चंस कम से कम टाइम में डिटेल में सॉल्व हो जाएं, तो सर ऐसे केस में आप क्लासेस के लिए जा सकते हो। अगर आप पहली बार ही पढ़ रहे हो फिर तो बात अलग है, फिर तो आपको क्लास ले लेनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मान लो आपने पहले से क्लास देखी हुई है और अब आप सोच रहे हो क्या वापस क्लास लूं, तो सर कॉन्सेप्ट अगर क्लियर करने हैं तो हमारे रिवीजन वीडियो से हो जाएंगे। अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो सर आप ये क्लासेस जो हैं वो ज्वाइन कर सकते हो, आपको वेबसाइट के ऊपर पूरी क्लासेस वगैरह की डिटेल जो हैं आपको मिल जाएंगी, ठीक है। अब क्लासेस के साथ रिवीजन कैसे करें, तो जैसा मैंने बताया आपको फर्स्ट रिवीजन का टाइम बताया था ना कि 31 जुलाई तक आपका फर्स्ट रिवीजन होगा। अगर बोथ ग्रुप के लिए जा रहे हो तो 31 जुलाई तक आप क्लासेस कंप्लीट कर लेना फर्स्ट रिवीजन के टाइम में, और आगे 2 रिवीजन आपके अलग से हो जाएंगे। अगर आप सिंगल ग्रुप के लिए जा रहे हो तो 20 जुलाई या आप सितंबर तक भी 2 रिवीजन तक भी आप ये कंप्लीट कर सकते हो क्लासेस, और उसके बाद 2 रिवीजन आपके हो जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है सर, ये क्लियर है। क्लासेस के बारे में मैंने आपको क्लियर कर दिया। अब बात आती है सर मॉक टेस्ट की, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत सारी जो है ना यहाँ पे दिक्कतें बच्चे झेलते हैं, मैं आपको बता देता हूँ क्या होता है। देखो पहली बात, मॉक टेस्ट ऑलवेज रिकमेंडेड है कि आप मॉक टेस्ट दो हमेशा। क्यों सर? ये आपको प्रिपेयर करेगा कि डिफिकल्ट से डिफिकल्ट पेपर आ जाए तो कैसे पेपर में आपको अटेम्प्ट करना है, आसान पेपर आ जाए तो कैसे आपको पेपर अटेम्प्ट करना है, इन सब चीजों के लिए आपको प्रिपेयर करेगा। कैसे आपको एग्जाम में बैठना है, उस टाइम आपका माइंडसेट कितना रहना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, कैसे आपको एग्जाम का टाइम अलोकेशन करना है, कितना टाइम एमसीक्यूज को देना है, कितना क्वेश्चंस को देना है, ये सब चीजें आप कब कर पाओगे? जब आप एक रियल एग्जाम एनवायरनमेंट में बैठोगे और उसमें मॉक टेस्ट दोगे, तब आप ये काम कर पाओगे, ठीक है। और उनके लिए तो बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है जिनकी बार बार सिली मिस्टेक हो रही है, जिनका पेपर अटेम्प्ट का इशू आ रहा है कि भैया मेरा पेपर तो 50-60 नंबर का ही अटेम्प्ट हो रहा है, पूरा हो ही नहीं पा रहा, तो स्पीड बनाने के लिए आपको मॉक टेस्ट देना पड़ेगा। प्रेजेंटेशन इशू है, एग्जाम फियर है, तो सर आपको डेफिनेटली मॉक टेस्ट देना ही चाहिए। अब मैं क्या बोलूंगा कि एग्जाम मॉक टेस्ट मेरे वाले ही देने जरूरी है, हमारे वाले ही देने जरूरी है? नो सर, आपको चाहिए तो आप हमारे वाले सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हो, आपको चाहिए तो आप आईसीआई के जो मॉक टेस्ट पेपर है वो भी अटेम्प्ट कर सकते हो, आपको चाहिए तो आईसीआई के जो पास्ट एग्जाम पेपर्स है ना उनको आप अटेम्प्ट कर लो। लेकिन आपको जब मॉक टेस्ट देना है तो आपको एक चीज इंश्योर करनी है, आपको हमेशा फुल कोर्स का ही मॉक टेस्ट देना है। ऐसा नहीं, ये बहुत सारे लोग ना पैसा कमाने के चक्कर में चैप्टर वाइज आपको टेस्ट सीरीज देंगे, है ना, टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज देंगे, ये सब के चक्कर में आपको नहीं पढ़ना है। आप चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज दोगे, आपको कॉन्फिडेंस चला जाएगा 100 से ऊपर, लेकिन सर जब एग्जाम दोगे ना तो सामने पूरा सिलेबस आने वाला है, तो उस टाइम आपका कॉन्फिडेंस डगमगा जाएगा, कह रहे ये क्या हो गया। तो आपको अगर एग्जाम के लिए प्रिपेयर होना है ना तो फुल कोर्स मॉक टेस्ट ही देना पड़ेगा, फुल कोर्स मॉक टेस्ट ही देना है, चैप्टर वाइज में पढ़ना ही नहीं है। दूसरा, पेपर लेवल आपका आईसीआई के लेवल का होना चाहिए। देखो हमारे जो टेस्ट सीरीज है वो पूरे तरीके से आईसीआई लेवल की होती है। ऐसा मत कहने का मतलब क्या है सर, जैसे आईसीआई कुछ पेपर टफ बनाता है, कुछ आसान बनाता है, कुछ मॉडरेट बनाता है, वैसे ही हमारी टेस्ट सीरीज में भी क्या होता है, हम कुछ सब्जेक्ट्स को टफ बनाते हैं, कुछ को हम एवरेज बनाते हैं, कुछ को हम आसान बनाते हैं, तो जिससे आपको पता लगे कि यार एग्जाम को कैसे हैंडल करना है, अगर टफ आ जाए, मॉडरेट आ जाए, एवरेज आए, ये सारी चीजें आपको समझ में आएंगी। जो चेकिंग होगी वो आईसीआई वाले जो एग्जामिनर्स हैं उस तरीके की जो चेकिंग आपकी होने वाली है। बिल्कुल, अगर आईसीआई मान लो कहीं पे 5 में से 2 मार्क्स देता है तो हमारे वाले एग्जामिनर भी आपको 5 में से 2 मार्क्स ही देंगे, आपको भला लगे बुरा लगे, लेकिन आपका ऐसा ही मार्किंग होगा जैसा आईसीआई करता है। सो यू शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट मार्किंग, ठीक है। उसके बाद आपको जो टेस्ट देना है वो विदाउट चीटिंग देना है। सर कुछ बच्चे क्या करते हैं सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए, और मुझे नहीं पता कैसे सेल्फ सेटिस्फेक्शन आता है उनको, कि वो लोग क्या करते हैं मॉक टेस्ट ले लेते हैं और घर पे बैठ के, ठीक है, और चीटिंग करके मॉक टेस्ट देते हैं। अरे भाई यहाँ पे अगर अच्छे मार्क्स ले भी आओगे चीटिंग करके तो क्या फायदा होगा, मार्क्स तो आपको आईसीआई के पास लेकर के आने हैं ज्यादा। तो भैया ऐसे केस में आप पूरा ऑनेस्टली पूरे एग्जाम एनवायरनमेंट में आप एग्जाम दो, सो दैट अगर आपकी कोई गलती है, कोई कमियां हैं, तो वो आपको पता लग सके और जिनको आप सुधार पाओ। तो सर ये चीज आपको करनी है, विदाउट चीटिंग करे आपको एग्जाम देना है। उसके बाद सर एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं बहुत बार बोलता हूं स्टूडेंट्स को और वो गलती करते हैं, सर क्या समझो,
आपको जो मॉक टेस्ट देना है ना, वो फर्स्ट रिवीजन के साथ ही स्टार्ट कर देना है। कुछ बच्चे क्या बोलते हैं, सर मेरा तो फर्स्ट रिवीजन में पूरा सिलेबस नहीं हुआ, मैं मॉक टेस्ट अभी नहीं दूंगा, मैं बाद में दूंगा। अरे भाई, वो आपका उसकी बात नहीं है प्रिपरेशन की, वो आपका एग्जाम फियर है जो आप रिवीजन मॉक टेस्ट नहीं देना चाहते हो। तो इट वुड ऑलवेज बी रिकमेंडेड कि आप जब फर्स्ट रिवीजन करोगे तभी आपको मॉक टेस्ट देना है, क्योंकि तभी आपके पास सफिशिएंट टाइम होगा कि जो आपकी गलतियां हैं आप उनको इंप्रूव कर पाओगे, वरना बाद में आपको टाइम नहीं मिलेगा इंप्रूव करने का। बच्चे क्या करते हैं, एग्जाम से 15 दिन पहले मॉक टेस्ट दे रहे होते हैं। अरे भाई, अगर तब आपके मार्क्स कम भी आए तो आप इंप्रूव कैसे करोगे? तो सर आपको इंपॉर्टेंट है कि आप मॉक टेस्ट में देने में डिले ना करो। जब आप पहली बार रिवीजन कर रहे हो, रिवीजन करते ही आपको मॉक टेस्ट देना है, सो दैट यू शुड बी अवेयर कि भाई क्या गलतियां हो रही हैं, और आगे आपके पास उसका टाइम रहे कि आपको इंप्रूव कैसे करना है। और ये जो बच्चे उसको डिले करते हैं ना मॉक टेस्ट देने में, वो उनका फियर होता है, एग्जाम फियर होता है, जिस वजह से वो डिले करते हैं। चाहे 100 बहाने लगा लो, लेकिन अल्टीमेटली आईसीआई के एग्जाम में तो बैठोगे ना भाई, उसके लिए प्रिपेयर होने के लिए मॉक टेस्ट में बैठना बहुत जरूरी है। ठीक है सर, ये बहुत ही मतलब मेरे अंदर से ये एडवाइस है। मैं बहुत सारे बच्चों को देखता हूँ कि वो ना डिले करते जाते हैं मॉक टेस्ट, वो आपको नहीं करना है। ठीक है, बाकी कुछ चीजें कि अगर सिंगल सब्जेक्ट दें या मल्टी सब्जेक्ट एक टाइम में पढ़ना है, तो देखो जब पढ़ाई कर रहे हो ना, तो सिंगल सब्जेक्ट हमेशा प्रेफरेबल होता है कि आप सिंगल सब्जेक्ट एक बार उठाओ, उसको 15 दिन दो, उसको अच्छे से पूरा कंप्लीट करके फिर सेकंड सब्जेक्ट उठाओ। लेकिन सर कुछ बच्चों को लगता है कि यार सिंगल सब्जेक्ट में तो हम बोर हो जाएंगे, सिंगल सब्जेक्ट से काम नहीं होगा, तो ऐसे केस में मैक्सिमम 2 सब्जेक्ट आप एक साथ उठा सकते हो। उससे ज्यादा ऐसा नहीं कि डेली 5 सब्जेक्ट पढ़ रहा हूं, 2 घंटे एफआर, 2 घंटे एफएम, 2 घंटे ऑडिट, 2 घंटे डीटी, 2 घंटे आईडीटी, उसमें कुछ नहीं होगा, आपको एफिशिएंसी नहीं आएगी। एक बार में एक सब्जेक्ट ही पढ़ो, ज्यादा से ज्यादा 2 सब्जेक्ट बस, उससे ज्यादा आपको एक साथ सब्जेक्ट नहीं उठाने हैं। ठीक है, उसके बाद सर परमानेंट एग्जामेशन क्लेम करनी है क्या? अगर आईबीएस है तो क्लेम कर लेना, बाकी किसी में परमानेंट एग्जामेशन क्लेम करने की जरूरत नहीं है। दूसरा सर, सबसे इंपॉर्टेंट जो मेरी बात है आपको बता देता हूं, आपको रोजाना मोटिवेशनल वीडियोस मिलेंगी, बहुत सारे मेंटरिंग सेशन मिलेंगे, टीचर्स की स्टोरी वीडियोस मिलेंगी। सर उन सब चीज़ों से दूर हट जाओ। ठीक है, ये जो आपको यूट्यूब पे 5 मिनट 10 मिनट के लिए जो ये मोटिवेशन मेंटरिंग सेशन होता है, डेली अपनी स्टोरी लेकर के आना, ये सर आपके लिए अच्छी चीज़ नहीं है। आप वो टाइम वेस्ट कर रहे हो। ठीक है, आपके कुछ काम नहीं आने वाला। सर मोटिवेशन हमेशा इंटरनल होता है, आप ही खुद को मोटिवेट कर सकते हो। आपको पता है आपके अंदर क्या कमियां हैं, आपको पता है आपको किन चीज़ों से खुशी मिलती है, आपको ही पता है कि आपको क्या अचीव करना है। तो कोई दूसरा व्यक्ति कौन होता है आपको बताने वाला कि भैया आपको कैसे मोटिवेटेड रहना है? मोटिवेशन आपको ही पता है कि आपका क्या है। आपके पेरेंट्स हैं, पैसा है, पोजीशन है, या मान लीजिए आपको कोई रिस्पेक्ट है, आपका मोटिवेशन, दैट इज ऑल अप टू यू। आपको पता है आपका मोटिवेशन क्या है। देन हु आर द पीपल, अदर पीपल कौन होते हैं भाई आपको बताने वाले कि आपके लिए मोटिवेशन क्या है? सो यू हैव टू फाइंड योर मोटिवेशन एंड अकॉर्डिंगली आपको उसके लिए काम करना है। ये फालतू का जो ये ज्ञान बांटते फिरते हैं, उनके चक्कर में आपको नहीं पड़ना है। हाँ, मैं आपको एक चीज जरूर बताऊंगा कि भाई आपके लिए बेस्ट सोर्स ऑफ मोटिवेशन क्या है। भैया सबसे पहले इंटरनल मोटिवेशन, आप खुद से डिसाइड करो कि आपके लिए क्या मैटर करता है, किस चीज के लिए आप सीए कर रहे हो, तो वो चीज़ आपके लिए मैटर करेगी। दूसरा, आप थोड़ा बहुत योगा कर सकते हो, फिटनेस आपका आधा 1 घंटा आपने वॉक कर लिया, ठीक है, ये सब चीज़ें कर सकते हो। आपको अच्छा लगता है कि सर चैंटिंग वगैरह करना, गॉड के साथ कनेक्ट करना, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो। आप जैसा भी, वो भी ऐसा नहीं कि आप पूरा दिन यही इसी चीज़ में लगे हुए हो, है ना, पूरा दिन आपने टेम्पल में निकाल दिया, नहीं। आपको आधा एक घंटा जो भी आपका टाइम है, आप उसमें जो करना चाहो कर सकते हो, जिससे आपको खुशी मिलती है। आपको म्यूज़िक सुनने में खुशी मिलती है, आपको म्यूज़िक रिकॉर्ड करने में खुशी मिलती है, आपको सर चैंटिंग करने में खुशी मिलती है, आपको योगा करने में खुशी मिलती है। जो आपको अच्छा लगता है वो आप कर सकते हो। आपको कुकिंग करने में खुशी मिलती है, आधा एक घंटा कर लो, कोई दिक्कत नहीं। आप आधा एक घंटा अपने मन की जो करना चाहो करो, उससे आपको खुशी मिलनी चाहिए। लेकिन सर आज मैं आपको स्टूडेंट की 5 क्वालिटीज बताना चाहूंगा जो आपके अंदर आपको डेवलप करनी है, दैट विल हेल्प यू टू पास योर एग्जाम। एक श्लोक है सर, काक चेष्टा बको ध्यानम श्वान निद्रा तथेवच अल्पाहारी ग्रह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। सर 5 लक्षण होते हैं विद्यार्थी के। काक चेष्टा, कौवे की तरह उसकी चेष्टा होनी चाहिए कि सर कुछ पाने की, कि मुझे ये अचीव करना है, मेरी मतलब इच्छा होनी चाहिए, चेष्टा होनी चाहिए सर, ये आपके अंदर एक चीज होनी चाहिए। दूसरा, बको ध्यानम, सर बगुले की तरह ध्यान होना चाहिए। जब वो शिकार करने जाता है ना, वो पूरा एकदम ध्यान, पूरा फोकस्ड रह के पड़ा रहता है, जैसे ही वो मछली आती है उसको पकड़ लेता है और शिकार कर लेता है। तो यू हैव टू बी सो फोकस्ड कि आपको ये अचीव करना है, तो उसके लिए आपको पूरे तरीके से फोकस्ड रहना पड़ेगा। श्वान निद्रा,
सर कुत्ते की जो नींद होती है ना बहुत हल्की होती है, उसको अगर थोड़ा सा आप शोर करोगे ना तो वो जाग जाएगा, हर टाइम एक्टिव रहता है। यू हैव टू बी एक्टिव ऑल द टाइम। ऐसा नहीं कि बस सो गए। अब इसे मैं बताता हूँ, देखो कुछ बच्चे क्या होते हैं कि सर 15-15 16-16 घंटे पढ़ रहे हैं, उनको नींद ही नहीं आती। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि सर बहुत ज़्यादा सो रहे हैं, पढ़ ही नहीं रहे। तो सर मेरा उन बच्चों से ऐसा कहना है कि जो सो नहीं पा रहे हैं उनके लिए सोना बहुत ज़रूरी है सर। अगर आप ढंग से 7 से 8 घंटे की नींद नहीं लेते हो तो आप पढ़ाई भी नहीं कर पाओगे, ठीक है सर। तो एटलीस्ट 7-8 आवर्स का जो नींद है वो रिक्वायर्ड है, ठीक है। अगर आपको नींद ना आ रही हो ना तो मैं आपको एक बढ़िया तरीका बताता हूँ। अगर आप देखो राजस्थान में हो तो दाल बाटी चूरमा खा लेना, कहीं और हो तो पराठे खा लेना, और अगर आप मान लो इधर मुंबई साइड हो तो मिसल पाव खा लेना, और उसके बाद आराम से छाछ पीना। आपको ऐसी नींद आएगी सर, आपको कोई उठाने वाला नहीं होगा। तो मस्त आराम से नींद लो, अच्छे से नींद लो। कहने का मतलब ये है कि भैया एंजॉय करके पढ़ो, 7-8 घंटे अच्छे से नींद लो। अल्पाहारी कम खाओ, ठीक है। जितना कम खाओगे उससे क्या होगा कि आपको नींद नहीं आएगी पढ़ते टाइम। पढ़ते टाइम आपको आलस नहीं आएगा। पढ़ते टाइम होता है कि अपने ज़्यादा खा लेते हैं फिर अपने को आलस आता है, अपने से पढ़ाई नहीं हो पाती, वो नहीं होगा। अगर आप कम खाओगे, लिमिटेड हल्का खाओगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। गृह त्यागी इसका मतलब ये नहीं घर छोड़ के चले जाना है सर, इसका मतलब ये है कि आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाना है। अगर आपको कोई सब्जेक्ट टफ लगता है तो उसको भी करना है। ऐसा नहीं कि सर मेरे को तो एएफएम टफ लगता है मैंने साइड में रख दिया, मैं बाद में करूंगा, ऐसा नहीं। अगर कोई टॉपिक टफ लग रहा है मैंने साइड में रख दिया, मैं इसको छोड़ दूंगा, ऐसा नहीं। आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आकर के उन चीज़ों को भी करना है जो आपके लिए करना ज़रूरी है। तो ये 5 अगर क्वालिटीज़ आप एज ए स्टूडेंट अपने अंदर ले आओगे ना तो आप डेफिनेटली सक्सेस होगे, आपको कोई उससे रोक नहीं पाएगा, ठीक है सर। अब इन बातों को मैं बताते बताते आपको कुछ और बातें बता दूं कि सर जो भी सब्जेक्ट के रिलेटेड, सीए के रिलेटेड जो भी आपको यहाँ पे डिटेल्स मिलने वाली हैं वो आपको AR1 CA गाइडेंस एंड नोट्स चैनल के ऊपर मिल जाएगा। कोई भी अपडेट किसी भी प्रकार का होगा तो वो यहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। यूट्यूब के ऊपर मिल जाएगा। और अगर आपको IDT के रिलेटेड अगर कोई भी रिसोर्स या अपडेट आपको चाहिए तो CA सुरेंद्र मित्तल CA इंटर फाइनल IDT वाले चैनल पे देख सकते हो। और हमने ऑडियो रिवीजन्स भी डाल रहे हैं सर आईडीटी के लिए हम ऑडियो रिवीजन्स भी डाल रहे हैं। अगर आपको वो ऑडियो सुनना है, ठीक है, ऑडियो सुन के रिवाइज करना है बहुत ही कम टाइम के अंदर, तो वो भी आप कर सकते हो। इस चैनल के ऊपर मैं ये जो ऑडियो रिवीजन्स है वो अपलोड कर रहा हूँ, वो आप देख सकते हो, ठीक है सर। इन सब बातों का ध्यान रखना है। ये चैनल ज्वाइन करके रख लेना, क्यों? क्योंकि यहाँ पे कुछ भी फालतू का स्टफ नहीं होगा, काम की चीज़ें होंगी, वो आपके काम आएंगी, अपडेटेड रहोगे उन चीज़ों से तो अच्छा रहेगा। क्योंकि आईसीआई का कोई भरोसा नहीं रहता कब कोरिजेंडम निकाल देता है, तो यू विल स्टे अपडेटेड यहाँ पे। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप फ़ोन चलाते रहो, इसका मतलब ये नहीं है सर दिन में एक टाइम निकाल लिया कि 5 से 10 मिनट मुझे फ़ोन में अपडेट्स देखनी है, आप गए डायरेक्टली देखा ये अपडेट्स आ रखी हैं, काम खत्म, चलिए, इतना ही करना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो पूरा मैंने शेड्यूल है डिस्कस किया, ठीक है, सब चीज़ें मैंने डिस्कस कर ली मेरे हिसाब से, जो मुझे लग रहा था कि आपको जानना ज़रूरी है, आप नहीं होगा आपको अवेयरनेस। बाकी अगर आपका कोई भी डाउट रहता है किसी भी प्रकार का और भी आपको कुछ दिक्कत लग रहा है तो यू कैन डायरेक्टली कनेक्ट टू मी, और आप इस वीडियो के ऊपर भी कमेंट कर सकते हो, ठीक है। वहाँ पे मैं आपको रिस्पॉन्ड कर दूंगा कि आपकी क्वेरी का क्या आंसर है। तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो अगर आपको कोई डाउट आता है। अगर आपको लगता है कि डायरेक्टली पूछना है तो आप मेरा नंबर वगैरह सब अवेलेबल है, आप किसी से पूछ सकते हो, है ना। तो ये चीज़ें आपके लिए अवेलेबल हैं, आप कर सकते हो। थैंक यू सो मच। ये आपकी पूरी डिटेल्ड स्ट्रैटेजी है, इसके बेसिस पे आप रैंक भी ला सकते हो, आप पास भी हो सकते हो। और हाँ, अगर मेहनत नहीं करोगे, सिर्फ ये स्ट्रैटेजी वीडियो सुन के बैठ जाओगे तो सर फिर पास होना भी मुश्किल हो सकता है। यू हैव टू एंश्योर कि आप इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करो और अच्छे से आप मेहनत करो। थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही।